गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले चैप्टर में हमने बायोट सावर्ट्स लॉ पढ़ा था। अब इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट बताकर मैं इसको आगे शुरू करता हूँ और बायोट सावर्ट्स लॉ का लॉ के बेस पर जो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स हैं वो करा देते हैं और उसके बाद इसके हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बायोट सावर्ट्स लॉ जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे कूलोम्स लॉ था, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बायोट सावर्ट्स लॉ है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो एक कंपैरिजन ही बता देता हूँ। कुछ सिमिलरिटीज़ कुछ डिफरेंसेस हैं जो बायोट सावर्ट्स लॉ कूलम्स लॉ के अंदर है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ कूलम्स लॉ वर्सेस बायोट सावर्ट्स लॉ। देखिए बेटा, बायोट सावर्ट्स लॉ तो आपने अभी पढ़ा हुआ ही है। क्या पढ़ा था भाई? डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये पढ़ा था। ठीक है, और दूसरा आपने कूलम्स लॉ क्या पढ़ा था भाई? कूलम्स लॉ में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था कूलम्स लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आपने ये दोनों रूल पढ़े हुए हैं, मेरी बात समझ गए? तो एक बात ध्यान रखना, इन दोनों के अंदर कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। तो पहली सिमिलरिटी तो आप देख रहे हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो मैं सिमिलरिटीज़ बता देता हूँ यहाँ पर। सिमिलरिटीज़, पहला बोथ रूल्स फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ध्यान से देखिए, दोनों के दोनों रूल, जैसे कि यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, और यहाँ पर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि इनके अंदर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगता है, दोनों के दोनों रूल। जैसे कि आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जैसे डी ई है, फिर आप इंटीग्रेशन करते थे और उसके बाद निकालते, इसी तरह डी बी है, इंटीग्रेशन करोगे। आपने क्या कहा था भाई इस रूल के अंदर? आपने ये कहा था कि भाई आपके पास जो भी वायर है, यहाँ पर आपने कंपोनेंट ले लिया, अब आपने इसका सेगमेंट काटा है, इस छोटे से सेगमेंट को काटने के बाद आप इनका सम करोगे, मतलब आप क्या कर रहे हो? सुपरपोजिशन रूल अप्लाई कर रहे हो। बोथ फॉलो सुपरपोजिशन रूल, समझ आ गया होगा? दोनों के दोनों सुपरपोजिशन रूल फॉलो करते हैं। तीसरा, दोनों के दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स हैं, बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्स। दोनों के दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स हैं, मेरी बात समझ गए होंगे? या लॉन्ग रेंज फील्ड है, ये भी कह सकते हो। फील्ड है तभी तो फोर्स लग रहा है, मेरी बात समझ गए? अब तीसरा, अब अगला नेक्स्ट पॉइंट, कुछ हम डिफरेंसेस बता देते हैं। देखिए ध्यान से, अब दोनों, हाँ, और इनमें एक सिमिलरिटी रूल और बता देता हूँ कि दोनों के दोनों, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, उनके बीच के मीडियम पर डिपेंड करता है। मेरी बात समझ गए होंगे? बोथ डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये भी ध्यान रखना है। अगर बीच में मीडियम आ गया तो फील्ड चेंज हो जाता है, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाता है। अब डिफरेंसेस की बात करते हैं। डिफरेंस के अंदर अगर हम देखें तो बेटा, यहाँ पर डी क्यू स्केलर है और यहाँ ये सेगमेंट क्या है? आइडियल वेक्टर है। मेरी बात समझ गए होंगे? तो आप ये कह सकते हो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेक्टर सेगमेंट, जो आप ये कह सकते हो वेक्टर सोर्स, जो आइडियल है करंट एलिमेंट है, उस पर डिपेंड करता है, और ये स्केलर पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले पॉइंट में लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन स्केलर सेगमेंट, स्केलर सेगमेंट डी क्यू लिख रहा हूँ, एंड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन
वेक्टर सेगमेंट सोर्स, वेक्टर सेगमेंट सोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? आइडियल के ऊपर डिपेंड करता है। समझ आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर सेगमेंट पर डिपेंड होता है और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा वेक्टर सेगमेंट पर डिपेंड होता है। दूसरे पॉइंट में मैं आपको बता देता हूँ डी ई, यहाँ पर इस फॉर्मूले में कोई एंगल नहीं है, पर यहाँ पर साइन थीटा है, मतलब एक डिफरेंस ये भी हो गया। क्या कहोगे आप? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट depends any angle, but magnetic field depends on angle between current element and r vector, position vector। समझ आ गया होगा? ये आपका दूसरा पॉइंट है। अब तीसरा पॉइंट, और ध्यान से देखिए इसके अंदर, और तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्शन से रिलेटेड। हमेशा आपने देखा होगा डी ई, एक बात ध्यान से देखना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन डायरेक्शन या in डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ आर, मतलब लाइन ऑफ आर वेक्टर। जैसे कि आपने कहा कि मान लीजिए कोई भी आपने एलिमेंट बनाया, आपने कहा कि ये आर है, तो इसी की डायरेक्शन में अवे फ्रॉम पॉजिटिव और टुवर्ड्स एट नेगेटिव, मतलब जिस डायरेक्शन में आर होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ाई थी और आप ढंग से पढ़ भी सकते हो। हमने उसमें क्या कहा था? मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, क्योंकि हमने प्लेन बताया था। प्लेन कौन सा? प्लेन जिसमें डीएल और आर आ रहे हों, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा और आर के भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमेशा आर के परपेंडिकुलर होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था वो आर की डायरेक्शन में, आर की लाइन में ही होता था, या तो आर की डायरेक्शन में या उससे अपोजिट डायरेक्शन में, कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हुआ। समझ आ गया होगा? अगला पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ, एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, वो डिफरेंस नहीं है, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये मैं आपको बता रहा हूँ रिलेशन बिटवीन एक तो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी एंड म्यू नॉट परमिएबिलिटी। ये क्या होता है भाई? म्यू नॉट परमिएबिलिटी, और एप्सिलॉन नॉट तो आपने पढ़ा था क्या होता है? परमिटिविटी। मेरी बात समझ गए? अब ये रूल तो हम पढ़ ही चुके हैं, वैसे तो यहीं बता देना चाहिए था पर नहीं बता पाए, कोई बात नहीं। म्यू नोट हमारे पास क्या होता है? परमिएबिलिटी, जो मीडियम पर डिपेंड करता है, और ये एप्सिलॉन नोट, ये भी परमिटिविटी मीडियम पर डिपेंड करती है। समझ आ गया? अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? हम क्या कहेंगे भाई? वी नो। हमने क्या कहा भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू क्या होता है भाई? 9 × 10⁻⁹ और म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ये क्या होता है भाई हमारे पास? 10⁻⁻⁷। हमने इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दिया बेटा। क्या कर दिया भाई? एक दूसरे से डिवाइड। जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और डिवाइड करेंगे तो म्यू नोट इधर आ जाएगा और 4 पाई ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ अपॉन 10⁻⁻⁷। ध्यान से देखिए, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, हमारे पास क्या बचा? 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7 ऊपर आया तो +7। ध्यान से देखिए, हमने क्या लिखा भाई? 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 3 × 10⁸
होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये 16 हो गया, और 16 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 8 का होल स्क्वायर करेंगे तो 10⁻16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो ध्यान से देखिए, हम इसको क्या कह सकते हैं बेटा, सी स्क्वायर। मतलब हम क्या कहेंगे बेटा, c इज इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। समझ आ गया होगा भाई। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, एंड सी हमारे पास क्या हो गया भाई, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड होती है ना भाई, तो हमने इन तीनों के बीच में आपसे एक रिलेशन बता दिया। अब ध्यान से देखिए, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। अब मैं एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ भाई, ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी से है। मैं पहले इसको लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। देखिए मैंने एक न्यूमेरिकल लिख दिया है, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है। एन एलिमेंट del L इज इक्वल टू del xi इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ओरिजिन बनाना है। मेरी बात समझ गए। हमने क्या कहा, ये हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और समझते चले जाएंगे। आपसे कहा गया ये ओरिजिन है, ये कहता है एन एलिमेंट del L इज इक्वल टू del xi, मतलब जो x एक्सिस के अंदर है ना, जो x एक्सिस में है, वहाँ पर आपने ओरिजिन पर एक एलिमेंट लिया हुआ है। आपने कहा ये हमारे पास करंट एलिमेंट है। इस करंट एलिमेंट को आपने क्या कह दिया भाई, ये जो डिस्टेंस है ये dx बता दिया है। कह दी भाई del x या dx, del x भी आप कह सकते हो। ये ओरिजिन पर आपने क्या बता दिया, इसको del x बता दिया। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या कह रखा है भाई, गिवन क्या क्या है, इन्होंने ये कह दिया dl इज इक्वल टू, हम क्या कह देंगे बेटा, del x विच इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को क्या कह सकते हैं, 10⁻⁻2 मीटर। बोलो कह सकते हैं कि नहीं, स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज ए लार्ज करंट I इज इक्वल टू 10 एम्पियर। करंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई, 10 एम्पियर। मतलब x एक्सिस में यहाँ हमारा कंडक्टर रखा है, वो किस एक्सिस में रखा है, x एक्सिस में रखा है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑन y एक्सिस, इसको मैं y एक्सिस मान लूँ भाई, एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर del x इज इक्वल टू गिवन है। मतलब y एक्सिस में 0.5, आपने p पॉइंट यहाँ ले लिया और कह दिया कि यहाँ से जो ये वाली डिस्टेंस है ना, वो 0.5 मीटर है। कितनी है भाई, 0.5 मीटर। तो जो आप ये डिस्टेंस लेते हो, ये क्या लेते हो, r लेते हो ना, r इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, 0.5 मीटर अलोंग y एक्सिस। बोलो यही कह रखा है, तो जो कह रखा था हमने वही लिख दिया है भाई, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या कहता है भाई, del x की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, ये तो पहले ही हमने लिख दी थी भाई, ठीक है। इन्होंने ये कह रखा है del x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये तो हमने सबसे पहले लिख दिया था। चलो देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बेटा एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ जो एलिमेंट लिया हुआ है यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि हम क्या लगाएंगे, बायोट सावर्ट्स लॉ लगाएंगे। मैं क्या कहूँगा भाई, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट्स लॉ। बेटा बायोट सावर्ट्स लॉ क्या कहता है भाई, dB इज इक्वल टू, न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो μ0/4π नहीं लिखेंगे, सीधा 10⁻⁻7। उसके बाद लिखेंगे आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। सबसे पहली बात तो यही है। अब हमने क्या कहा भाई, I की वैल्यू हमें मालूम है 10 एम्पियर है। उसके बाद DL की वैल्यू मालूम है हमने, कितना लिखा हुआ 10⁻⁻2 मीटर है। साइन थीटा, साइन थीटा देखेंगे तो भाई थीटा कितना है, एलिमेंट सेगमेंट से, सेगमेंट के जस्ट परपेंडिकुलर है, और सेगमेंट ओरिजिन पर लिया हुआ है, ये इन्होंने बोल रखा है। तो थीटा क्या हो गया आपका यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और आर भी हमारे पास गिवन है, हम वैल्यू पुट करते हैं 10⁻⁻7, करंट 10 एम्पियर, DL की वैल्यू हमारे पास 10⁻⁻2, साइन 90 डिग्री अपॉन r स्क्वायर। r हमारे पास 0.5 है, तो 0.5 का होल स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 0.5 है ना, तो
इसको तो 1/2 का स्क्वायर करते तो 1/4 मीन्स साइन 91, तो 10⁻⁻7 10⁻⁻2 कितना हो गया 10⁻⁻9, 0.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0.25 और 0.25 तो 0 कैंसिल 4 इंटू 0.25 था ना, ये 10⁻9 ठीक है 9 और एक ये रहा 10⁻⁻8 टेस्ला। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब दूसरी बात, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो आ गया, डायरेक्शन की बात और आती है तो क्या कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ डीबी मैग्नेटिक फील्ड। बेटा अगर आपको याद हो तो हमने क्या बताया था, डीएल क्रॉस आर बताया था कि नहीं भाई, यही बताया था ना, डीएल क्रॉस आर। बेटा आप ध्यान से देखिए, डीएल किस एक्सिस में दिया हुआ है, आई एक्सिस में, मतलब आप क्या कह दोगे, आप इसको क्या लिखोगे, डेल एक्स आई क्रॉस ऑफ आर कौन से एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है, वाई जे, बोलो कहोगे कि नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास डेल एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई एक्सिस, और यहाँ क्या लिख दिया जाएगा, आई क्रॉस जे। आपको पता होना चाहिए आई क्रॉस जे क्या होता है, के, तो हमने क्या लिख दिया, डी बी की जो डायरेक्शन है डेल एक्स वाई इंटू के वेक्टर, मीन्स हम क्या कहेंगे, hence magnetic field is in z direction और पॉजिटिव z डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव z डायरेक्शन में है। तो इस तरह से आपने सॉल्यूशन करना है, मैंने तो एक एनसीईआरटी न्यूमेरिकल आपसे कराया है, ठीक है भाई। अब हम अगला पॉइंट, हम इसका एक एप्लीकेशन करते हैं, और एप्लीकेशन जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था सेम उसी तरह से ही हमने करना है, पर इसके जो रूल्स हैं, जो इनके हमने डिफरेंसेस बताए हैं, उनका भी हमने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ लिख रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ बायोट सावर्ट्स लॉ, ठीक है, हम इसका एप्लीकेशन कर रहे हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन आपसे ये कह दिया जाए, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड या डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है आपने लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर का। देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा कि भाई ये हमारे पास एक लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, बहुत लंबा है, यो डॉट डॉट लगा दिया हमने इससे ऊपर तक, पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमने क्या कहा कि भाई इस कंडक्टर के अंदर आई करंट पास हुआ, इस कंडक्टर में कितना करंट पास हुआ, आई करंट पास हो गया, और हमने इसको कह दिया एक्स वाई कंडक्टर है, ये समझ आ गया होगा। अब मैंने ये कहा कि भाई हम एक पी पॉइंट लेते हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इस पी पॉइंट पर क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम बायोट-सावर्ट्स लॉ की बात करते हैं, ध्यान से देखना है, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ, तो बायोट-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहते हो, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। पहली बात, आपने करंट लिया, ठीक है, अब क्या लेना है, सेगमेंट। आपने क्या किया, यहाँ पर आपने एक सेगमेंट काट दिया, और इस सेगमेंट का नाम क्या रख दिया आपने, डी एल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। अब इस सेगमेंट से जो पी पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर। अगला पॉइंट भी क्लियर हो गया, ठीक है। ये हमारे पास आर वेक्टर हो गया, ये हमारे पास डी एल वेक्टर हो गया,
हो गया। अब डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में जो एंगल था वो क्या होता है, थीटा। अब देखो ध्यान से, जो हमने बायोट सावर्ट्स लॉ बताया था उसके मेरे हिसाब से सारे पॉइंट क्लियर हो गए। हमने कह दिया कि कंडक्टर का करंट आई है, कंडक्टर के अंदर जो सेगमेंट है वो डीएल है। अब कंडक्टर का जो पोजीशन है पी पॉइंट और डीएल के बीच में जो डिस्टेंस है वो आर है, और यहाँ जो आर वेक्टर और डीएल करंट एलिमेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो थीटा है। जो इसके पॉइंट थे वो हमने आपको सारे बता दिए हैं। अब आपने इसको सोल्व करना है और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आगे करना है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें स्टेप क्या क्या लगेंगे। जिस तरह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के स्टेप याद हैं कि उसमें भी हमने कुछ इस तरह के रूल लगाए थे और कुछ वैल्यूज़ कंटिन्यूअस चेंज हो रही थी और उन वैल्यूज़ को हमने कन्वर्ट किया था किसी दूसरी टर्म में। सेम वही बात है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर हम क्या करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट we draw a perpendicular on conductor from P point। P point से हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे भाई, परपेंडिकुलर। तो हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया भाई, देखिए ध्यान से। हो गया, हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ये जो परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर को हमने कह दिया कि ये परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस है, समझ आ गया होगा। और जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डाला है वो सेगमेंट से एल डिस्टेंस पर है, क्योंकि हम इस लेंथ के अकॉर्डिंग डी एल ले रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या ले लेते हैं, डी एल ले लेते हैं। समझ आ गया। ये पी पॉइंट एक्स वाई कंडक्टर था, ये बी पॉइंट, बी तो नहीं लेंगे, ये सी पॉइंट, और इसको मैंने डी पॉइंट कह दिया। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैंने कहा अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। मैंने इस एंगल को फाई एंगल का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया, फाई एंगल का। हेयर इन ट्रायंगल सी डी पी थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सॉरी ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हमने सेकंड कहा। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने कहा था कि ये तो इंटीग्रेशन मेथड लगाना है। हमें पता है डीएल भी चेंज हो रहा है, हमें पता है थीटा भी बदल सकता है, क्योंकि आपने कहा कि मान लीजिए इस पी पॉइंट को हम यहाँ ले लेंगे तो थीटा बदल जाएगा। आपने कहा पी पॉइंट को यहाँ लेंगे इसी लाइन में ही, तो भी हमारा थीटा चेंज हो रहा है, थीटा भी बदल रहा है, आर भी चेंज हो रहा है, डीएल भी चेंज हो रहा है। तो जब हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। शायद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही समझाया था। तो हम क्या करते हैं, इन सभी का कन्वर्जन करते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे बेटा, अगर मान लीजिए मैं इसी लाइन में कहीं पर भी P पॉइंट लेता हूँ तो क्या A बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। मान लो इसी लाइन में P यहाँ लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस A तो उतनी रहनी है। आपने P को इसी लाइन में यहाँ लिया तो भी A उतना ही रहना है। तो मैं कन्वर्ट करूँगा R, DL और थीटा को फाई और ए की टर्म में, क्योंकि फाई चेंज हो रहा है और ए कांस्टेंट है। हेयर मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट बनाकर लिख देता हूँ, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है पर आपको याद होना चाहिए। क्या है, वी कन्वर्ट ऑल वेरिएबल्स, दैट इज कौन कौन से हैं, डीएल, साइन थीटा एंड आर, in terms of constant A and variable phi। समझ आ गया भाई। ये हमारे पास जो तीन वेरिएबल हैं इनको हम ए कांस्टेंट और वेरिएबल फाई के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमने कहा ट्रायंगल सी डी पी, इस ट्रायंगल के अंदर देखा जाए तो मैंने कहा
L अपॉन A इज इक्वल टू tan phi सॉरी L अपॉन A इज इक्वल टू क्या हो गया tan phi। देखिए L क्या हुआ परपेंडिकुलर, A क्या हुआ बेस, क्योंकि फाई की टर्म में लेना है। अब थीटा की टर्म में नहीं ले सकते, फाई मैंने कहा है कि A और फाई में चेंज करना है, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे देन L इज इक्वल टू क्या हो गया भाई A tan phi, और हमने कह दिया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू फाई, क्योंकि फाई वेरिएबल है, हमने कहा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू फाई। फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा dl अपॉन डी फाई इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, tan फाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेकेंड स्क्वायर फाई। बोलो होगा कि नहीं। अब हमने क्या कह दिया dl की वैल्यू निकाल दी, dl इज इक्वल टू ए सेकेंड स्क्वायर फाई डी फाई। शायद आपको याद होगा मैंने उसमें भी इसी तरह से कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड में भी। सेकेंड स्टेप dl कन्वर्ट हो गया, साइन थीटा बदलना है। बेटा हमने क्या पढ़ा था थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 पढ़ा था, हम यहाँ लिख देंगे वी नो इक्वेशन नंबर थर्ड, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस फाई, देन साइन थीटा था ना भाई, साइन थीटा को क्या लिख दिया, साइन थीटा की जगह क्या लिख दिया 90 माइनस फाई रख दिया, और साइन 90 माइनस फाई क्या होता है कोस फाई। मतलब ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, फोर्थ इक्वेशन ले लेता हूँ, साइन थीटा की जगह कोस फाई रख सकते हो। एक हमने बदलना है आर को, आर हमारे पास शायद देख रहे हो हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, आपने क्या लिखा भाई ए अपॉन आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे मेरे हिसाब से कोस फाई। बोलो लिखोगे कि नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर आपने आर निकालना है तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए अपॉन कोस फाई, मतलब आप क्या कहोगे आर इज इक्वल टू ए सीकेंट फाई। हो गया ये इक्वेशन नंबर 5। अब ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे, डी बी के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई, डी एल की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास ए सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई। हो गया इनटू आगे क्या है साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी कोस फाई, अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर फाई। बोलो जाएगा कि नहीं बेटा, सीकेंट स्क्वायर से सीकेंट स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास म्यू नोट अपॉन 4 पाई, एक ए भी कैंसिल हो गया, आई अपॉन ए क्या बच गया बेटा कोस फाई डी फाई। अब इंटीग्रेशन कर देंगे क्योंकि म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए कॉन्स्टेंट है, हम क्या लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए, अकेला क्या चेंज हो रहा है कोस फाई डी फाई, क्योंकि डी फाई फाई चेंज हो रहा है ना, तो अब फाई की टर्म में इंटीग्रेशन कर देंगे। अब फाई कहाँ पर बना हुआ है यहाँ पर, अब आपने लॉन्ग स्टेट कंडक्टर ले रखा है तो भाई फाई को कहाँ तक चेंज कर सकते हो, इधर तो यहाँ तक और ऊपर वहाँ तक। भाई लॉन्ग स्टेट कंडक्टर है तो हमने पहले भी बताया था ना कहाँ से कहाँ तक चेंज कर सकते हो। भाई ऊपर की अगर हम बात करें तो प्लस फाई 1, और नीचे की बात करें तो क्या हो सकता है माइनस फाई 2। बोलो कर सकते हैं कि नहीं, मेरी बात समझ आ गई। तो हमने क्या कह दिया हम कहाँ से कहाँ चेंज कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ तक चेंज कर सकते हैं, तो हमने लिख दिया माइनस फाई 2 टू फाई 1। पॉइंट क्लियर है, नीचे की तरफ माइनस फाई 2 है और ऊपर की तरफ क्या है फाई 1। अब आपको पता होना चाहिए कोस फाई का इंटीग्रेशन तो साइन फाई होता है, क्या होता है भाई साइन फाई, तो हमने क्या लिख दिया साइन फाई, अपर लिमिट पॉइंट फाई 1 है, लोअर लिमिट पॉइंट क्या है माइनस फाई 2। अब अपर लिमिट पॉइंट माइनस लोअर लिमिट पॉइंट करेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई साइन फाई 1 माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस फाई 2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो हम क्या कह सकते हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 माइनस माइनस प्लस साइन फाई 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया एक नया रिलेशन आ गया मैग्नेटिक फील्ड का ड्यू टू ए लॉन्ग स्टेट वायर।
अब हम इसके अंदर कुछ स्पेशल केस पढ़ने वाले हैं, जैसे कि स्पेशल केस इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था। अगर आपने इसको और अच्छे से समझना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो हमने स्ट्रेट लाइन करवाया था, आप वो इक्वेशन ढंग से पढ़ लीजिए, ठीक है भाई। अब देखिए स्पेशल केस, देखिए ध्यान, पहला स्पेशल केस फर्स्ट, मान लीजिए मैं कह देता हूँ इफ वायर इज इनफाइनाइट लॉन्ग, अगर वायर इनफाइनाइट लॉन्ग है उस केस में क्या होगा, φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू 90। देखिए ध्यान से, ये हमने एक कंडक्टर बना रखा है, इसमें अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग है तो इधर भी 90 डिग्री होगा और ऊपर भी 90 डिग्री होगा, दोनों 90 हो जाएंगे। देन मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू नॉट I अपॉन 4πa साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, बोलो कह सकते हैं कि नहीं। दोनों के दोनों φ1 φ2 क्या हो गए, 90 90 हो गए। अब दोनों 90 90 हो गए तो साइन 90 प्लस साइन 90, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। तो हम क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पर म्यू नॉट I अपॉन 2πa आ गया। मतलब B इनफाइनाइट कंडक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πa। इसका मतलब आपने जो कंडक्टर लिया हुआ था वो इनफाइनाइट था। अब आपने कहा ये A है, यहाँ पर 90 डिग्री है और ऊपर भी क्या है 90 डिग्री, क्योंकि दोनों तरफ इनफाइनाइट है। पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड स्पेशल केस की बात करता हूँ, इफ कंडक्टर इज इनफाइनाइट एंड वन एंड इज नोन, एक एंड का मालूम है एंड P पॉइंट इज एट वन एंड, जो P पॉइंट है वो एक एंड पर है, मतलब ये आपका कंडक्टर है, जो आपका P पॉइंट है ना वो यहाँ है, ऊपर की तरफ इनफाइनाइट है, एक एंड आपको मालूम है, इसमें तो दोनों एंड मालूम नहीं थे, इसमें एक एंड मालूम है और P पॉइंट एक एंड के परपेंडिकुलर डिस्टेंस A पर रखा हुआ है। अब आप देखिए यहाँ तो केवल ऊपर वाला एंगल है, मतलब φ1 इज इक्वल टू क्या हो गया 90 और φ2 इज इक्वल टू इस केस में क्या आ गया 0। अब वैल्यू पुट करेंगे तो B क्या हो जाएगा, इस केस में म्यू नॉट I अपॉन 4πa साइन 90 डिग्री φ1 की वैल्यू है प्लस साइन 0 डिग्री हो गया। अब क्या किया हमने, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो B म्यू नॉट I अपॉन 4πa हो गया भाई। अब तीसरा पॉइंट क्या है, अगर मान लीजिए ये कह दिया जाए इफ कंडक्टर इज फाइनाइट, अगर कंडक्टर क्या है फाइनाइट है, मतलब उसकी लेंथ हमें मालूम है, जैसे कि ये आपके पास कंडक्टर है, इसकी लेंथ क्या है L एंड P पॉइंट इज एट बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कहाँ पर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। इसका मतलब है P पॉइंट ये A डिस्टेंस है, ये क्या हो गया L/2 और ऊपर भी क्या हो गया L/2। तो बेटा देखो यहाँ पर आपने एंगल लिया था और यहाँ एंगल लिया था, एक आपने φ1 लिया था, यहाँ आपने क्या लिया था φ2, बोलो लिया था कि नहीं। अब आप यहाँ से φ1 और φ2 निकाल सकते हो, तो आप क्या कहोगे साइन φ1 इज इक्वल टू साइन φ2 इज इक्वल टू, देखिए φ1 यहाँ है तो परपेंडिकुलर क्या होगा L/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा भाई a² प्लस L²/4 और इसका अंडर रूट, बोलो कहोगे कि नहीं, मतलब L/2 का होल स्क्वायर, L/2 का होल स्क्वायर मैंने सीधा L²/4 लिख दिया। अब B क्या हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट I अपॉन 4πa मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू L/2 अपॉन a² प्लस L²/4 अंडर रूट। अगर आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो इसको अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया भाई म्यू नॉट I L अपॉन 4πa और यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई अंडर रूट ऑफ 4
ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और 2 4 का अंडर रूट 2 ये ऊपर चला जाएगा। तो ये आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, एक मैं आपको बता देता हूँ, ग्राफ बिटवीन बी एंड आर फॉर इनफाइनाइट कंडक्टर। अगर आपने इनफाइनाइट कंडक्टर लिया हुआ है तो उसका ग्राफ क्या होगा, आपने क्या पढ़ा था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए पढ़ा था। तो R नहीं, A के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच में ही पूछा जाएगा भाई डिस्टेंस, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, A। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या हो जाएगा, एक तरफ तो आपने क्या ले लिया A, एक तरफ आपने क्या ले लिया मैग्नेटिक फील्ड। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ तो हाइपरबोलिक आता है, ठीक है। इस तरह का आपका ग्राफ आएगा, क्या कहोगे, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है भाई। अब मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ भाई, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्टेट कंडक्टर। डायरेक्शन के लिए डायरेक्ट मैं आपको रूल बता देता हूँ। सबसे पहला रूल DL क्रॉस R वाला रूल था, जो आपने क्रॉस प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, जो आपने पढ़ा था DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL क्रॉस R अपॉन R क्यूब मैग्नीट्यूड। सबसे इम्पोर्टेंट रूल तो यही है, जिसमें आप क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगाइए। आपके पास ये स्टेट कंडक्टर है, आपने क्या कहा भाई, ये आपके पास IDL की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है, यहाँ आपने एलिमेंट बना दिया, ये कह दिया कि ये आपके पास एलिमेंट है। आपने कहा कि ये आपके पास P पॉइंट है, ये R डिस्टेंस है। अब आप कह रहे हो कि मान लीजिए ये कंडक्टर और पॉइंट हमारा यहाँ है, तो DL ऊपर हो गया, R हमारा नीचे हो गया। जो थंब की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो गई, और आउटवर्ड के लिए हमने क्या कहा था भाई, जो परपेंडिकुलर आउटवर्ड है उसके लिए डॉट लगाना है, ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आप कोई भी कंडक्टर लेते हैं, आपने कोई कंडक्टर ले लिया, आपने कहा कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, और ये कंडक्टर मैं एक पेज बना देता हूँ ऐसे, आपको समझ आ जाएगा। ये कंडक्टर इस पेज के आर पार है यूँ, ठीक है। आप इस तरह से यूँ बना रहे हो, देखिए ध्यान से। आपने कहा कि जैसे कि यहाँ करंट नीचे जा रहा है, इसमें ऊपर जा रहा है, तो उसके लिए एक स्पेशल रूल है। जैसे आपने कहा कि यहाँ आउटवर्ड होगा, तो यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी, ऐसे। इस पॉइंट पर देखोगे तो यहाँ इस पॉइंट पर ऐसे, ये रूल है। तो मैं आपको इसके लिए एक रूल बता देता हूँ, और यहाँ पर लेते हो तो करंट की डायरेक्शन यूँ होगी, ऐसे। समझ आ गया होगा भाई, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर मैं आपको रूल बताता हूँ, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग मैं कह देता हूँ कि वी होल्ड ए कंडक्टर स्टेट in the grip of a finger, then thumb in the direction of thumb in which current is passed, then curvature of finger gives the direction of magnetic field. Means आप किसी भी कंडक्टर को अपने हैंड में ग्रेस्प करिए, यूँ पकड़िए, और इस डायरेक्शन में पकड़िए कि कंडक्टर के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो थंब की डायरेक्शन को शो कर रहा हो। अगर आपका थंब अपवर्ड है तो इस कंडक्टर में करंट ऊपर होना चाहिए, अगर करंट नीचे जा रहा है तो फिर आपने यूँ पकड़ना है। देन ग्रेस्प ऑफ फिंगर, दैट इज़ द कर्वेचर ऑफ फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिक। आपने इसमें क्या बताया, करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है तो आपने यूँ पकड़ना है।
दूसरे में क्या बताया, करंट नीचे जा रहा है तो आपने यूं पकड़ना है राइट हैंड के अंदर, ठीक है। अब जो फिंगर की डायरेक्शन से कर्वेचर ऑफ फिंगर है, अब आपकी कर्वेचर यूं बेंड हो रही है, जब ऐसे बेंड हो रही है तो आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यूं ही है। ध्यान से देखिए, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। इसके अकॉर्डिंग मैं लिखता हूँ, इफ़ वी होल्ड द कंडक्टर in right hand as extended thumb in direction of current, then curvature of finger gives direction of magnetic field surrounding the conductor, ठीक है भाई, ये हमारा काफ़ी सिंपल सा रूल था। आप इसकी प्रैक्टिस करिए। अगली क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इसी एप्लीकेशन के बेस पर। थैंक यू।